हेलो एवरीवन। तो आज के लेक्चर से हम लोग स्टेप ये अपना फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सिमिलरली जैसे मैंने प्रॉपर्टीज आपको स्टिफनेस मैट्रिक्स की बताई थी, इसकी प्रॉपर्टीज भी कुछ वैसी ही हैं कि पहला है कि फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स जो है आपका स्क्वायर एंड सिमेट्रिक होना चाहिए। हाँ है। डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो क्या नॉन जीरो नॉन नेगेटिव होने चाहिए। और इसका ऑर्डर ऑर्डर ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू ds मतलब स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। और यही आपका इक्वल हो जाएगा नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स के। ठीक है। तो अगर मैं फ्लेक्सिबिलिटी मैं किस तरह से देती थी, डेल बाय टी देती थी, मतलब पर यूनिट। तो हम क्या करें, यूनिट फोर्स अप्लाई करें, उसकी वजह से कितना डिफ्लेक्शन आता है, दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी। और मैं इसको भी क्या मैट्रिक्स के फॉर्म में F11 F12 F21 F22 इस तरह से मैं मैट्रिक्स के फॉर्म में आपकी फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। ठीक। तो अब मैं क्या करूँ, सेम वैसा ही है, बस सीधे क्वेश्चंस देखते हैं, हमको प्रोसेस समझ में आने लगेगा। ठीक है। तो मैंने क्या किया, तो कुछ क्वेश्चन इस तरह से है। ठीक है, ये बीम है। ओके। अब मैंने क्वेश्चन लिख दिया, इसका मैंने आई ले लिया प्रॉपर्टी। एंड मैंने क्या माना है, मैंने फोर्स लगाया है, कोऑर्डिनेट्स लेने पड़ेंगे, तो फोर्स लगाया 1 की डायरेक्शन में, एक फोर्स में देखो 2 की डायरेक्शन में लगाने से, और तीसरा में फोर्स देखो 3 की डायरेक्शन में लगाने से। और उस टाइम पे मैं क्या देखना है, मेरे को डिफ्लेक्शन देखना है कि क्या क्या प्रोड्यूस होता है। ठीक है। लेंथ मैंने इसकी मान ली एल। अच्छा। अब अब यहाँ पे भी जैसे मैंने एफ आई जे अगर लिखूं तो क्या होता है कि डायरेक्शन ऑफ यूनिट फोर्स, डायरेक्शन ऑफ यूनिट फोर्स। अच्छा, यूनिट फोर्स लगाओ तो क्या मिलता है आपके पास, वो मेरे को देखना है। ठीक। और ये हो गया आपका डायरेक्शन ऑफ डिफॉर्मेशन, मतलब यूनिट फोर्स लगाने के बाद कितना डिफॉर्मेशन मिलता है, वो आप इस तरह से रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है। अच्छा। अब देखो, मैंने यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट्स लिए हैं, इसका मतलब डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी भी मैं 3 ले रही हूँ, और मैट्रिक्स मेरे को बनेगी फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 की। अच्छा, तो मैंने ये 3 कैसे ले लिया। अब अगर मैं ये बोलूँ, अब देखो, है तो क्या ये कंटिन्यूस बीम का ही पार्ट होगा, राइट। कंटिन्यूस बीम में मैं फिक्स मान सकती हूँ। ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी क्या होता था, आर ए है, ये आपका मतलब हॉरिजॉन्टल मैंने लिख लिया एच ए। ठीक। मूवमेंट लगाया एम ए, राइट। यहाँ पे भी कुछ इस तरह से आर ए, एम आर बी, एम बी, एंड कुछ इस तरह से एच बी आ रहा होगा। तो आपके पास क्या है, डी एस कितना हो जाएगा, आप लिखो अननोन्स माइनस 3 इक्विलिब्रियम, तो 3 आ रहा है, 3 रिडंडेंट फोर्सेस हैं। तो मैंने क्या किया, वो ही लिखा हुआ है यहाँ पे, डिग्री ऑफ जो है आपकी स्टैटिक इंडिटरमिनेसी ही आपकी फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करती है। तो इतने ही आपके पास अननोन होने चाहिए जितनी डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी है। तो मैंने इतनी जगह कोऑर्डिनेट्स लगवा दिए। ठीक है। अब मैं क्या बोल रही हूँ, तो इतनी रिडंडेंट फोर्स थे, तो इतनी मैंने रिडंडेंट लगा दिए हैं। ठीक है। अब मैं क्या करूँ, कॉलम देखती हूँ मैं, कॉलम 1 के लिए। अब फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स भी मुझे उसी तरह से लिखनी होगी जैसे स्टैटिक हमने अभी देखी थी स्टिफनेस मैट्रिक्स। तो मैं सबसे पहले कॉलम 1 का देख लेती हूँ। ठीक है। कॉलम 1 जैसे कि 3 कोऑर्डिनेट्स है, तो मेरे को 3 by 3 की मैट्रिक्स मिलनी है। ठीक है। कॉलम 1 क्या होगा कि 1 की डायरेक्शन में फोर्स लगा रही हूँ मैं, और डिस्प्लेसमेंट तीनों में कितना आ रहा है, तीनों डायरेक्शन में, वो देखना है मुझे। ठीक। तो मैंने क्या किया, कॉलम 1 पे मैं क्या बोल रही हूँ कि मैंने 1 की डायरेक्शन में फोर्स लगाया। अगर मैं 1 की डायरेक्शन में फोर्स लगा रही हूँ तो ये खींच के कुछ इतना हो जाएगा। ठीक है।
P इज इक्वल टू 1 यूनिट लगा दिया मैंने। डिफ्लेक्शन आया डेल्टा, ठीक। तो मैं क्या बोलूंगी, सिर्फ एक ही आएगा। अब यहाँ रोटेशन और ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट तो पॉसिबल नहीं है ना। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, अगर मैं लिखूँ F11 की वैल्यू क्या होगी, 1 की डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो कितना डिस्प्लेसमेंट आएगा, PL अपॉन AE, ये आपने पढ़ा हुआ है, ठीक। अच्छा, F21 की बात करूँ तो मैं 2 के डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट है नहीं, ठीक है। 3 के डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट है नहीं, तो 3 1 भी 0 हो गया, परफेक्ट। कॉलम 1 की बात हुई, अब मैं क्या करी, कॉलम 2 ऑफ मैट्रिक्स की बात करूँ। तो कॉलम 2 के लिए मैं क्या करूँ, 2 की मतलब ट्रांसवर्स डायरेक्शन में मैं इसको क्या दे दूँ, इस तरह से था ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, मतलब मैंने इस डायरेक्शन में इसको क्या दे दिया, डिस्प्लेसमेंट दे दिया, कितना, डेल्टा। अच्छा, अब देखो कितना मैंने दिया था, यूनिट लोड दिया था, P इज इक्वल टू 1 का। तो P इज इक्वल टू 1 अगर मैं कर रही हूँ तो मेरे को कितना डिफ्लेक्शन मिलता है, डिफ्लेक्शन की वैल्यू मिलती है, ये सब मैंने स्टैंडर्ड वैल्यूज लिखवाई हुई है, PL क्यूब अपॉन 3 आई, ठीक। और अब देखो यहाँ पे थीटा भी बनेगा कुछ, ये थीटा हुआ आपका 3 की डायरेक्शन में, राइट। और ये हुआ हॉरिजॉन्टल से इस तरह से, ठीक। और मैंने 3 का आपका पॉजिटिव माना हुआ है, ठीक। 3 का मैंने क्लॉकवाइज पॉजिटिव माना हुआ है, हमारा थीटा आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो मैंने इसकी वैल्यू क्या होती है, PL² अपॉन 2A 2EI, ठीक। अच्छा, तो मैं सेकंड रो भी सेकंड कॉलम लिख सकती हूँ, P12। P12 में क्या लिखूं, 1 की डायरेक्शन में कोई डिफ्लेक्शन है नहीं, 0। PF2 2 में लिख सकती हूँ, कितना, P की जगह 1 रखना है, ठीक। 2 मतलब 2 से फोर्स लगाया और 2 की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, PL³ अपॉन 3I, P1 हो गया। अच्छा, यहाँ पे भी P1 है तो मैं यहाँ इसको P को रिमूव करती हूँ, ठीक है। P तो 1 है ना, तो P की वैल्यू 1 रख दी, तो L अपॉन ए हो गया। सिमिलरली यहाँ पे आपका क्या आएगा, L³ अपॉन 3EI, ठीक है। F32 देखती हूँ, 32 मतलब 3 की डायरेक्शन में कितना है, L² अपॉन 2EI, जो कि नेगेटिव का, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में आया, -L² अपॉन 2EI। ओके, अब कॉलम 3 भी देख लेते हैं, क्या, कॉलम 3 के लिए क्या है, मेरे को रोटेशन लगाना है ना। तो ये कुछ इस तरह से थी बीम, मैंने क्या किया, रोटेशन लगाया m इज इक्वल टू 1 का, तो उससे ये कुछ इस तरह से आई। ओके, अब मैं क्या देखूं, वर्टिकल डिफ्लेक्शन हुआ है ना, हुआ है। डेल्टा इज इक्वल टू ML² अपॉन 2EI होता है। ओके, और क्या, रोटेशन भी हुआ है, कितना, हॉरिजॉन्टल से क्लॉकवाइज भी हुआ है। थीटा इज इक्वल टू ML/EI होता है, 1 डिग्री कम होता है थीटा डिफ्लेक्शन से, ठीक। तो अब मैं थर्ड रो भी लिख सकती हूँ, थर्ड कॉलम। तो F13 की कुछ वैल्यू आएगी नहीं, वही 0 है, कोई भी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ थर्ड कॉलम में, F23, हाँ हुआ, कितना, M1 रख दो, तो L² अपॉन 2EI हुआ, ठीक है। F33, हाँ हुआ, कितना, ML/EI, तो L/EI रख दो, तीनों रोज मिल गई, ठीक। तो फाइनली अगर मैं फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स अपना बनाऊं तो वो क्या लिखूंगी, मैं लिखूंगी L/AE 0 एंड 0, है ना, 0, L³ अपॉन 3EI एंड -L² अपॉन 2EI। F23, ओके। अब यहाँ देखो, ये भी तो नेगेटिव आना चाहिए ना आपका, आपने क्या फोर्स अप लाइक अपर डायरेक्शन में पॉजिटिव माना है, ठीक। तो इसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट भी अपर डायरेक्शन में ही पॉजिटिव होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट यहाँ डाउन आ रहा है, तो मैं इसको नेगेटिव लिखूंगी। तो मैं यहाँ क्या लिखूँ, L² अपॉन 2EI, तो ये माइनस हो गया, ठीक। तो अब मैं लिखूँ यहाँ पे थर्ड रो, 3 -L² अपॉन 2EI और L/EI। अच्छा, अब देखो ये आपकी बन गई फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स, बन गई। अब आप यहाँ बताओ, डायगोनली सिमेट्रिक है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ठीक है। जो डायगोनल एलिमेंट है वो नॉन जीरो नॉन नेगेटिव है, हाँ ठीक है।
तो यही चाहिए था ना, स्क्वायर मैट्रिक्स से 3 क्रॉस 3 की बन गई ना फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स। तो इस तरह से आप क्या करोगे, फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स जो है बनाओगे। ठीक। अच्छा, अब ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। ठीक। अब मैं क्या बोल रही हूँ, आपके गेट में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, गेट में या ईएससी में, एक एग्जांपल लेके मैं बता रही हूँ। तो देखो कैसे क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन मैं ईएससी का उठा रही हूँ, ठीक है। वो उसमें उन्होंने बोला था कि फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स गिवन है, एल क्यूब अपॉन 5 EI 2 by ओके, ये मैट्रिक्स है ना, तो ये क्या होगा, 2 5 एंड 5 एंड 16, ये आपको मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है। उन्होंने बोला कि फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स ये है, आप स्टिफनेस मैट्रिक्स बताओ। अच्छा, हमने तो मैं इसका सोल्यूशन कैसे करूंगी, इस तरह क्वेश्चंस आपके ईएससी या फिर गेट में पूछे जाते हैं। ठीक। तो अगर मैं लिखूं, मैं क्या लिख सकती हूँ, के इज इक्वल टू 1 अपॉन फ्लेक्सिबिलिटी, मुझे पता है ना, या फिर मैं के मैट्रिक्स जो है शुड बी इक्वल टू फ्लेक्सिबिलिटी इनवर्स होगी। हाँ जी। ठीक। तो मैं क्या करूँ, सिंपली कर सकती हूँ, के इज इक्वल टू, अगर फ्लेक्सिबिलिटी इनवर्स है तो मैं फ्लेक्सिबिलिटी इनवर्स कर दूँ, 5 अपॉन EI बाय एल क्यूब इंटू 1 अपॉन 7, 16 टू -5 चल, हो गया। तो मेरा स्टिफनेस मैट्रिक्स आ गया। ये आपको पता होना चाहिए एडजॉइंट होता है, एडजॉइंट किस तरह से निकालते हैं उसका फॉर्मूला। ठीक। तो ये मैंने किया, एडजॉइंट और उसका डिटरमिनेंट। ओके। तो यहाँ पे मेरा आ गया 5 EI बाय 7 L क्यूब 16 टू -5 ये हुआ आपका स्टिफनेस मैट्रिक्स। ये आपको थोड़े बहुत मतलब मैथमेटिक्स ही है, बेसिक मैथ्स आनी चाहिए, पूरा फॉर्मूला ये सॉल्व हो जाएगा आपका क्वेश्चन स्ट्रक्चर एनालिसिस का एक। ठीक है। अच्छा, कुछ और क्वेश्चन लेके चलते हैं और करते हैं धीरे धीरे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर इससे एनालिसिस किस तरह से करेंगे वो जान लेंगे। स्टिफनेस आप सीख गए एक बार, तो फ्लेक्सिबिलिटी भी सेम ही है, कोई भी एक मेथड सीख लो, दूसरा उसका इन्वर्स कर देना। ठीक। इस क्वेश्चन में जैसे मैंने बताया, सिंपली इन्वर्स का फॉर्मूला लगाओ और कर दो, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली कभी। एक और क्वेश्चन लेती हूँ मैं, कुछ इस तरह से अभी। ठीक है, मैंने लगाया है। अब मुझे क्या करना है, ये एक पॉइंट सी है, ये है ए, ये बी, राइट। ये L/2, ये भी L/2। मुझसे बोला है क्या, कि मैं 3 कोऑर्डिनेट दिए, 1, एक दिया यहाँ पे कुछ इस तरह से 2, एक मुझे 3 पे इस तरह से दिया 3, 3 कोऑर्डिनेट्स हैं और मेरे से बोला है कि इसका EI कांस्टेंट है। ठीक है। अच्छा, अब मुझसे बोला कि इसकी आप बता दो क्या, स्टिफनेस मैट्रिक्स, सॉरी फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स। तो सबसे पहले मैं कॉलम 1 देखती हूँ। कॉलम 1 क्या होती है, फोर्स 1 में लगाना है और उसकी वजह से मुझे डिस्प्लेसमेंट पता करना है। फोर्स 1 में लगाओ, अब 3 है तो 3/3 की मैट्रिक्स बनेगी, ये तो पता ही है। 3 इसकी इंडिटरमिनेट होगी, 1 2 3। ठीक। तो 3 इंडिटरमिनेट है तो 3/3 की मैट्रिक्स बनी। अच्छा, 1 पे मैंने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट दिया। ठीक है। ये था हमारा हिंज, ये था हमारा रोलर, और मैंने क्या दिया, 1 पे m इज इक्वल टू 1 देना है मुझे, इस तरह से। तभी तो थीटा पॉजिटिव, तभी तो थीटा भी इसी डायरेक्शन में आया, अपवर्ड देना पड़ा, तो ये आया थीटा ए। ठीक है। अच्छा, अब कुछ इधर भी बना हुआ है, ये आया हमारा थीटा बी, ये थीटा ए, ये थीटा बी। अच्छा, सी पे मेरे को क्या है, एक वर्टिकल डिफ्लेक्शन आया, लेल सी। मैंने आपको लास्ट पिछले जो भी मैंने पढ़ाया था, जब मैंने स्टैंडर्ड वैल्यूज लिखवाई थी, तब मैंने ये इस तरह से बनवा के आपको एक इसका भी स्टैंडर्ड वैल्यू बताया था। क्या था,
थीटा ए इज इक्वल टू एम एल अपॉन 3 EI, थीटा बी इज इक्वल टू एम एल अपॉन 6 EI एंड डेल सी इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, आप इसको याद रख सकते हो। ठीक, तो ये हुआ हमारा क्या, मैंने फर्स्ट कॉलम सॉल्व कर दिया, फर्स्ट कॉलम की वजह से ये वैल्यूज है। ओके, बात कर ली हमने फर्स्ट कॉलम की। अब मैं अगर कॉलम 2 देखूं, ठीक, सेकंड कॉलम के लिए, तो मुझे क्या करना है, थीटा बी यहाँ पे रोटेशन देना होगा, 2 मेरा ये है कोऑर्डिनेट। तो मैंने क्या किया, मैंने सेम ये मेरा बीम है, हिंज है, अब मुझे यहाँ पे रोटेशन देना है, कैसा, क्लॉकवाइज। तो फिर मैं इस तरह से कर सकती हूँ। तो ये हुआ मेरा क्लॉकवाइज थीटा बी कितना, ठीक है, और ये हुआ थीटा ए, और ये हुआ मेरा डेल्टा, ठीक है। ओके, अब मेरे को अगर सेकंड कॉलम देना हो, जैसे ये थीटा ए, थीटा ए आपका क्या हुआ, ये तो थीटा ए हुआ, ठीक, फर्स्ट कॉलम में जब मैंने बात करी थीटा ए, इसको ही मैं लिख सकती हूँ F11, वन वन में ही तो है, वन में रोटेशन, वन में हमने क्या दिया, यूनिट लोड लगाया और कितना डिफ्लेक्शन मिला, तो ये F11 हो गया, डिफ्लेक्शन या रोटेशन जो भी बोलो, डिफॉर्मेशन। M इज इक्वल टू 1, तो L अपॉन 3 EI, सही है। F21 देखो, 21 मेरा, M की जगह 1 रख दो, L अपॉन 6 EI, F31 तो L स्क्वायर अपॉन 6 EI। अच्छा, साइंस भी देख लो कि हमने ठीक लगाया है कि नहीं, F11, ठीक है, ये सेम डायरेक्शन में हुआ, ये डाउनवर्ड, अब देखो 2, ठीक है, ये भी सेम डायरेक्शन में हुआ। अब मैं बोल रही हूँ कि मेरा ये डिफॉल्ट फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड, बट डिफ्लेक्शन अपवर्ड आ गया, तो मैं ये थर्ड वाला नेगेटिव लिख सकती हूँ। हाँ ठीक है। अच्छा, सेम केस जो है मेरा, जब मैं मूवमेंट यहाँ लगा दिया, मैंने यूनिट मूवमेंट m इज इक्वल टू 1 कॉलम 2 के टर्म्स में, तो मैंने क्या देखा, F12 मिलेगा, F22 मिलेगा और F32 मिलेगा, राइट। F12 12 की वैल्यू कितनी मिलेगी, मतलब 1 पे लगाया ड्यू टू 2, तो ये मेरे को मिल जाएगा L/6 EI, ठीक। F22 कितना मिलेगा, 2 पे लगाया 2 की वजह से, तो ये मेरे को मिलेगा L/3 EI। सेम ही तो है, बस मूवमेंट यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, साइंस चेंज करो, ठीक। फिर से डिफ्लेक्शन अपवर्ड, तो मैं लगा दूं, मैं बोलूँ नेगेटिव L स्क्वायर अपॉन कितना, ये 16 है, L स्क्वायर अपॉन 16 EI। अच्छा, अब मैं क्या करूँ, थर्ड, थर्ड में मेरे को क्या देखना है, रोटेशन देखना है, मतलब कॉलम 3 अगर मेरे को देखना है, सॉरी, नॉट रोटेशन, मेरे को क्या, ये डाउनवर्ड फोर्स लगाना है। अब मैं अगर इस पे डाउनवर्ड फोर्स लगा दूं, डाउनवर्ड फोर्स लगाया मैंने P इज इक्वल टू 1 का, ठीक, तो मुझे कुछ इस तरह से बीम का डिफ्लेक्शन मिलेगा। यहाँ पे मिला मुझे थीटा, यहाँ पे भी मिला मुझे थीटा, ये हो गया थीटा ए, थीटा बी और डिफ्लेक्शन, ठीक। इस लोड की वजह से मुझे पता है कि क्या वैल्यूज आती है, क्या वैल्यूज आती है, ये हो जाता है आपका थीटा ए की वैल्यू हो जाती है, मैं यहाँ लिख दूँ तो थीटा ए की वैल्यू आती है TL स्क्वायर अपॉन 16 EI, और डिफ्लेक्शन की वैल्यू आती है TL³ अपॉन 48 EI, एंड यहाँ पे थीटा बी की वैल्यू भी PL स्क्वायर अपॉन 16 EI आती है। अच्छा, अब मैंने यूनिट लोड लगाया है, तो मैं सिंपली वैल्यूज लिख दूँ, F13, F23, F33, राइट। तो F13 क्या हुआ, मतलब 3 पे मैंने लोडिंग लगाई है, 1 पे इसकी वजह से क्या डिफ्लेक्शन आया, PL स्क्वायर अपॉन 16 EI, P1 हो गया तो L स्क्वायर अपॉन 16 EI, ठीक है। F23 मेरा क्या होगा, मतलब 3 पे लोड लगाया है, 2 पे डिफ्लेक्शन, तो L स्क्वायर अपॉन 16 EI। अच्छा, अब एक और चीज भी ध्यान दो, मैंने ये 1 में माना है एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव, थीटा ए आया क्लॉकवाइज मतलब ऑपोजिट, तो नेगेटिव।
यहाँ पे मैं क्या करूँगी, एल स्क्वायर अपॉन 16 EI लिखूँगी, बट यहाँ पे क्लॉकवाइज पॉजिटिव है, थीटा है एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस एल स्क्वायर अपॉन 16 EI, ठीक है। F33, अब देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव आ गया, कैसे? डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है और डाउनवर्ड ही डिफ्लेक्शन मिला, तो मैंने क्या लिखा, एल क्यूब अपॉन 48 EI। अब इससे मैं फाइनल अपना अगर मैट्रिक्स लिखूं तो मैं क्या लिखूंगी, यही तो हो गई आपकी मैट्रिक्स, ये मैं रिमूव कर देती हूँ और मैं इसको ऐसा मैट्रिक्स का फॉर्म दे देती हूँ। ठीक, ये हो गई आपकी 3x3 की क्या, फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स। ओके, ये हुआ। ओके, यहाँ तक होता है आपका लेक्चर फिनिश, मतलब आपने पूरा फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स किस तरह से निकालते हैं, किस तरह से जनरेट करते हैं, वी नो एवरीथिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखते हैं, एनालिसिस देखते हैं कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स की एनालिसिस किस तरह से की जाती है। So thank you everyone.